अब हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 11 की तरफ और पार्ट 4 की तरफ। उसके पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे क्यों फॉलो करना है आपको, ताकि आपको मेरी रिसर्च मिलती रहे वहाँ पे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा ट्विटर हैंडल है। ट्विटर हैंडल पे जब आप आएंगे यहाँ पे, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। यहाँ पे मेरी देखिए मैं जो भी रिसर्च करता हूँ या फिर आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए आईपीओस के बारे में मैं काफ़ी अच्छा स्टडी देता हूँ। आईपीओस के लिंक्स होते हैं, अलॉटमेंट्स वगैरह जो भी आते हैं, कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, सब कुछ चीज़ें। इनफैक्ट जो भी यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि देखिए इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप के बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया है। जो भी ऐसे अच्छे अच्छे न्यूज़ है, डॉ जोन्स का जो मार्केट के बारे में रिसर्च मेरी थी, जो भी मैं रिसर्च कर पाता हूँ मेरी तरफ से मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और साथ में मुझे आप जो है रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन करना है याद से, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, तो टेलीग्राम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं डेली जो भी मैं बाय या सेल करवाता हूँ, स्टडी करवाता हूँ, शॉर्ट करवाता हूँ बाय, तो उसके मैं यहाँ पे ट्रेड्स डाल देता हूँ। ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 67,000 फॉलोअर्स की कम्युनिटी है यहाँ पर हमारी। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक है t.me/nifty। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको फिर से शेयर कर देता हूँ आपके सामने। t.me/nifty ये लिंक है। आप इस लिंक पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो भी न्यू फॉलोअर्स हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो चैनल को, और आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ और पार्ट 4। जो वीडियोस हैं उसको 2 बार देखना है, और जो एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करना है, और साथ ही में जो नोट्स हैं इनको भी 2 बार पढ़ना है। बढ़ते हैं फाइनली आगे चैप्टर नंबर 11 पार्ट 4 की तरफ। ये फाइनल पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। इसको पिछले ही पार्ट में कवर कर लेना चाहिए था, बट नोट्स अलग अलग होने की वजह से वो एक नोट्स में नहीं आ रहा था, इसके लिए पार्ट 4 बन चुके हैं। बट दैट्स टोटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बेसिक बिहेवियर बायसेस। अब बायसेस में आपको याद होगा, आपको मैं बार बार बोलता था आपको कि बायस हम लोग बायस में देखेंगे, बायस में देखेंगे। ये वो बायस है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स आएंगे। लिख के देता हूँ आएंगे। इसमें से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में नहीं आता है तो मैं रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। इसमें से क्वेश्चन आता ही है, बायसेस में से और रिस्क में से एक ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेसिक बिहेवियरल बायसेस इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट। ओके, क्या है देखो। ये ऊपर का जो है हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से क्विक, और फिर हम लोग नीचे बायसेस की तरफ जाएंगे। इन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल theory, people are seen as the rational और focused on maximizing profit। जब हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, हमारा फोकस मैक्सिमाइज करने के लिए फोकस्ड होते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे वेल्थ को बढ़ाएं, कैसे प्रॉफिट को बढ़ाएं। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। कैसे हम लोग बढ़ाएं प्रॉफिट को, उस टाइम पे हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां ही बायसेस हैं, समझ लो आप। बट ऑफ्टन इमोशंस एंड साइकोलॉजी अफेक्ट्स आवर डिसीजन। तो जो साइकोलॉजी और इमोशंस हैं वो हमारे जो डिसीजन है उनको अफेक्ट करती है। मेकिंग अस एन एक्ट एज एन अनप्रडिक्टेबल और इरेशनल वेज। हम लोग अनप्रडिक्टेबल वेज में सोचने लगते हैं, या फिर इरेशनल वेज में हम लोग डिसीजंस लेने लगते हैं। ये जो है हमारे साथ में होता है। तो बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं, अ वेल नोन वेल्स वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर पॉइंटेड आउट इन हिज बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मैंने आपको बताया वो बहुत फेमस बुक है। दैट मार्केट आर ऑफ्टन मोर इन्फ्लुएंस बाय साइकोलॉजी देन द लॉजिक। तो लॉजिक से ज़्यादा साइकोलॉजी की वजह से ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होता है मार्केट, ठीक है। तो बिहेवियरल फिनेंस, न्यूअर फिनेंस कंबाइंस। देखो बिहेवियरल फिनेंस जो है ये नया फिनेंस आया है, न्यूअर फील्ड है, जिसमें कंबाइन करते हैं आइडियाज को और साइकोलॉजी को विद ट्रेडिशनल फिनेंस टू एक्सप्लेन व्हाई पीपल समटाइम्स मेक अनवाइज फाइनेंशियल चॉइसेस। तो अनवाइज फाइनेंशियल चॉइस क्यों करते हैं लोग, फाइनेंशियल चॉइस मतलब गलत चीज़ों को क्यों कर देते हैं फाइनेंस में, वो इसमें डिस्कस किया गया है। साइमन सेवेज, अ लीडर इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, सेज वी ऑल हैव नेचुरल बायसेस। सबके पास में एक नेचुरल बायसेस है दैट कैन मेक अस बैड फंड मैनेजर। बीइंग अवेयर ऑफ दिस बायसेस इज क्रूशियल सो वी कैन अवॉइड द पिटफॉल्स दे क्रिएटेड। तो अगर इन बायसेस से अगर हम लोग अवेयर हो जाएं तो हम लोग थोड़ा सा जो हमसे जो गलतियां होती है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बायसेस अब यहाँ पे फाइनली दे दिए गए हैं। देखते हैं बायसेस क्या क्या है यहाँ पे। वो सम द कॉमन बायसेस यहाँ पे दे रखे हैं। उसमें से पहला बायस है लॉस अवर्जन बायस। इन्वेस्टर टेंड टू अवॉइड लॉसेस rather देन टू एम द गेन्स।
क्या होता है कि हम लोग लॉस में पोजीशन है तो भी उसको होल्ड करते हैं कभी कभार, ठीक है। एक सेकेंड, लॉस में पोजीशन है तो भी हम लोग उसको जो है होल्ड करते हैं कभी कभार। समटाइम्स चूसिंग इन एक्शन बिकॉज द पेन ऑफ लूजिंग इज, जो पेन है लूज करने का इज स्ट्रॉन्गर देन द प्लेजर ऑफ गेनिंग। तो हम लोग लॉस में भी उसको जो है कर देते हैं होल्ड, क्योंकि हमारे इमोशंस मान बोल सोचते हैं कि यार चले जाएगा ऊपर, चले जाएगा ऊपर। दिस लीड्स टू इन्वेस्टर टू होल्ड ऑन टू लूजिंग स्टॉक्स, ओके, और अवॉइड द रिस्कियर इन्वेस्टमेंट इवन when they have information suggesting they should act, okay। इवन अगर उनके पास में इंफॉर्मेशन है और उनको एक्ट करना चाहिए कि भाई अभी इसको एग्जिट करते हैं, कुछ बड़ी न्यूज आ रही है गलत जाएगा, तो भी एक यार नहीं यार शायद चले जाए, शायद, ये होता है लॉस ओरिजिन। समझ में आ गया। और कंफर्मेशन बायस क्या है कि भाई दिस इज व्हेन पीपल सीक आउट और इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट व्हाट दे ऑलरेडी बिलीव। तो आपकी कुछ कंफर्मेशन आपको ऑलरेडी है किसी चीज का, भले ही अब वो न्यूज चेंज हो गई है, भले ही अब वो वैसे नहीं हो रहा है, बट है। जैसे अभी आपको बताऊं, मेरे साथ में कंफर्मेशन बायस हुआ था। कंफर्मेशन बायस ऐसा हुआ, इलन मस्क आके बोलता है कि डॉजकॉइन में पैसे डालो, अब वो न्यूज आ गई। अब उसके बाद में भले ही क्रिप्टो करेंसी नीचे गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूँ नहीं यार, इलन मस्क ने बोला तो जाएगा, दादा ने बोला है तो जाएगा, बस। तो वो चीज है। यहाँ पर देखिए आप, दिस इज व्हेन पीपल सीक और इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स दैट व्हाट दे ऑलरेडी बिलीव। मैं बिलीव करता हूँ कि इलन मस्क जाएगा, भले ही इलन मस्क बर्बाद हो जाए वहां पे, तो भी वो मैं बेचूंगा नहीं, तो क्योंकि उसने बोल दिया, तो वो मेरे माइंड में घुस चुका है अभी। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडर में जस्टिफाई होल्डिंग अ स्टॉक बाय कमिंग अप विथ न्यू रीजन, ओके। तो इवन इफ द ओरिजिनल रीजन इज नो लॉन्गर होल्ड, तो अगर कोई ऐसा रीजन है कि डॉजकॉइन को होल्ड करने का एक और रीजन है, क्रिप्टो करेंसी जा रहा है तो साथ में ये भी चले जाएगा, और साथ में एक और रीजन में लेके आ गया, इलन मस्क ने बोल दिया। अब एक और रीजन में लेके आऊंगा, कह रहे इलन मस्क ने पेमेंट गेटवे में भी डॉजकॉइन डाल दिया, तो चलो यार अब तो सारे रीजन में ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ, भले ही पिछले रीजन खराब हो रहे हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, बट मैं स्टिल उन पर ट्रस्ट करके नए रीजन को ढूंढ के ला रहा हूँ, और उन सब चीजों पे कंफर्मेशन ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कुछ, तो आपको एक चीज बता दी जाएगी कि ऐसा ऐसा है, तो ये कौन से बायस में आता है, कंफर्मेशन है, लॉस वर्जन, तो आपको सोच के बताना पड़ता है भाई हाँ ये शायद से कंफर्मेशन में, उसको सही से समझ के जाना। ऑनरशिप बायसेस, ये जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे ये सब चीजें। ऑनरशिप बायस क्या होता है, आल्सो कॉल्ड एज अ एंडोमेंट इफेक्ट, ओके। ऑनरशिप बायस मतलब कि मैंने शेयर्स लेके रखा है तो मुझे ट्रस्ट है ये जाएगा ऊपर तो जाएगा, जाएगा ऊपर जाएगा। दिस बायस लीड्स टू पीपल टू वैल्यू व्हाट दे ओन मोर देन अदर्स। तो बाकी लोगों ने कुछ भी करा, इसका भी मेरे साथ में एक एग्जाम्पल हुआ है। मैंने लिया था विप्रो, इतना ट्रस्ट किया विप्रो जाएगा, विप्रो जाएगा, विप्रो जाएगा, सब ऊपर जाएगा, गए टीसीएस और इन्फी दोनों ऊपर चले गए, विप्रो इतना मूवमेंट किया नहीं। अभी भी देखो आज के डेट पे जाके देख लो आप, उसने मूवमेंट ही नहीं किया इतना। तो ये हो गया ऑनरशिप बायस। तो मुझे बहुत ट्रस्ट है, ट्राइडेंट में खरीद के बैठा हूँ, मुझे बहुत ट्रस्ट है ट्राइडेंट के ऊपर, इसके लिए भले वो कंपनी के बैड परफॉर्मेंस आ रहे हैं, वहां पे स्टॉक की प्राइस गिर रही है, बट मैं खरीद के बैठा हूँ क्योंकि पिछले फाइनेंशियल्स में देख के बैठा होता, क्वालिटी स्टॉक जाएगा ऊपर, मार्केट कैप अच्छा है। ये इश्यूज आता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। इन्वेस्टर में होल्ड ऑन टू इन्वेस्टमेंट, दे वुड नॉट बाय एट करंट प्राइजेस, ठीक है, ये बता दिया, क्लियर है। इनमें से एक फिक्स आएगा तो ध्यान से देख लो, समझ लो। गैम्बलर्स फैलेसी क्या है, दिस इज द मिस्टेक बिलीव दैट द इफ समथिंग हैपेंस ओवर अ पीरियड इट वुड हैपन लेस ऑफ्टन लेटर आल्सो। तो एक बार जो चीज हो गई वो वापस होगी, इसके लिए वापस आप उसको करोगे क्या, नहीं करोगे। तो ये गैम्बलर्स फैसिलिटी कि नहीं भाई, पिछली बार मैंने ऐसे खरीदा था तो मैं मेरे क्या बोलते हैं उसको, पिछली बार गुरुवार को मैंने बाई किया था तो वो चले गया था, तो आज भी गुरुवार है चलो इसमें भी बाई करते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो वो गैम्बलर्स फैलेसी आता है, ठीक है। वीनस कर्स क्या है, अगर दो यहाँ पे एक नीलामी चल रही है, ठीक है, तो दो लोग बैठे हुए हैं, दोनों रिच हैं, दोनों को ईगो है अपना, ठीक है। ये बोलता है 100 करोड़ रुपए, ये बोलता है 105 करोड़ रुपए, ये बोलता है 110 करोड़ रुपए, बट जो एक्चुअल जिस चीज की नीलामी हो रही है उसकी वैल्यू ही एक्चुअल में 110 करोड़ रुपए की है। अब ये गुस्से में ईगो में आके इस प्राइस को बड़ा बढ़ा के 150 करोड़ रुपए लेके आते हैं। अब ये 150 करोड़ में फाइनल हो जाता है, 110 करोड़ की जो चीज है वो 150 में फाइनल हो गई, तो जो ऊपर के 40 करोड़ है वो नुकसान हो गया। इसको बोलते हैं विनस कर्स। भले आप जीत गए, इस आदमी से जीत गए, आप विन हो गए, लेकिन साथ में एक कर्ज भी लेके आए, एक पाप भी लेके आए, वो है पैसा, नुकसान। तो इन कॉम्पिटेटिव बीडिंग सिचुएशन इन्वेस्टर में ओवर पे जस्ट टू विन
विच मे फील्स गुड बट कैन फाइनेंशियली अनवाइज। खत्म। विनर्स कर्स, कर्स से याद रखो, पाप है ये, पाप होगा अगर आप करोगे तो। हर्ड मेंटेलिटी, क्या है हर्ड मेंटेलिटी? मैनी इन्वेस्टर्स फॉलो द क्राउड। हर्ड मेंटेलिटी मतलब हर्ड सुनने वाली मेंटेलिटी, सुन के कर दिया बस। हाँ भाई, बाकी सब लोग यस बैंक बाय कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। ये भी मेरे साथ हुआ है। यस बैंक उस टाइम पे कुछ न्यूज़ आया मैनेजमेंट का, हमें मुझे लगा कि लाइक यार क्या हो, कुछ बैड न्यूज़ तो है नहीं। दो तीन लोग थे, इवन मेरे फॉलोअर्स थे, वो लोग उनके मुझे बोलते सर बहुत अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, यस बैंक अच्छा है, ले लो ले लो। हर्ड मेंटेलिटी, सबने खरीदा सबने खरीदा। मुझे याद है प्राइस उस दिन 8 रुपये पे गिर गई भूल से, मतलब 5 रुपये तक लो बना के आई। उस दिन मैंने 8 रुपये पे खरीद लिया और प्राइस चले गया 78 रुपीज़, लेकिन उससे पहले क्वांटिटी लॉक कर दिए 3 साल के लिए। 3 साल के लिए यस बैंक लॉक पड़ा हुआ है, अभी तक मेरे पास में पड़ा हुआ होगा वो। तो अब 27 रुपये चल रहा है, कुछ 27,000 के आसपास कुछ चल रहा है। आप स्टॉक्स में लॉग इन करके देखना पड़ेगा, आप स्टॉक्स के अकाउंट में है वो मेरी। तो समझ में आ रहा है? तो हेट मेंटेलिटी जो होती है, जो सुन के हम लोग करते हैं, दिस कैन लीड इन्वेस्टमेंट बबल। ये एक बबल क्रैश कर सकते हैं, जैसे सबके सब पड़े क्रिप्टो करेंसी के पीछे, बिटकॉइन जाएगा 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 और वो अचानक से गिर जाता है। तो ये एक बबल बनता है सुन सुन के कि बिटकॉइन खरीदो, और वो गिरता है नीचे। बिटकॉइन में ट्रेडिंग करने वाले अलग होते हैं, खरीद के रखने वाले अलग होते हैं, ये बहुत गलत है। जहाँ अभी क्रिप्टो करेंसी में पैसा बन रहा है तो सब बिटकॉइन बिटकॉइन कर रहे हैं, डालते हैं पैसा बनेगा। फॉरेक्स के पीछे पड़े हुए हाथ धो के, अभी देखो कितने फॉरेक्स 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 पड़े। जब नुकसान होगा ना तब समझ में आएगी क्या होगा, या फिर कोई ब्रोकर भागेगा ना तब समझ में आएगा क्या होगा। एंकरिंग क्या है? दिस दिस बायस हैपेंस व्हेन द इन्वेस्टर रियली टू मच ऑन द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दे। ठीक है, देखो मैं अभी आपको ये बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जयेश भाई अभी आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें क्या लाइन, सिंपल सी लाइन है, वही लाइन्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्टली मीनिंग है उनका, बट मैं समझाने की कोशिश कर, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। एंकरिंग, द बायस हैपेंस व्हेन द इन्वेस्टर्स रिलाई टू मच ऑन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दे गेट इग्नोर न्यू डेटा। तो एंकरिंग मतलब कि हम लोग किसी इंफॉर्मेशन पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो नई चीज़ें आ रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका कोई एग्जाम्पल मेरे पास में है नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में भी है बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन वो इतना कोई खास मैच करता नहीं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि हम लोग टेक्निकली कुछ चार्ट्स को प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई हम मार्केट ऊपर जाएगा, बट होता ये है कि उसके अंदर बहुत सारे बैड न्यूज़ आते हैं पर हम लोग उसको बेचते नहीं है। ठीक है। तो वो चीज़, जैसे Hyundai का आईपीओ आने से पहले बहुत ये था कि सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है। अब लोगों ने तब देखा और Hyundai का आईपीओ आया और वो इतना हाई वैल्यूएशन पे था कि उसका ग्रे मार्केट प्राइस भी बहुत नीचे था। अब मैंने तो उसको अप्लाई किया नहीं वो देख के, क्योंकि वैल्यूएशन हाई है, लेकिन जो बाकी जो अन्यों ने, जिन लोगों ने पहले से देखा था Hyundai के रील्स वगैरह इतने वायरल थे, उन लोगों ने बेचारों ने अप्लाई किया और देखो 10% नुकसान हो गया, 7-8% कुछ तो गिर गया वो फर्स्ट या सेकेंड डे में। तो फॉर एग्जाम्पल दे माइट होल्ड ऑन लूजिंग स्टॉक बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू रीच आउटडेटेड टारगेट। जो आउटडेटेड टारगेट पहले था उसको लेके बैठे। कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने बोला कि भाई M&M फाइनेंस का जो है टारगेट है 800 रुपये, अभी 400 चल रहा है बट 800 रुपये आएगा, लेकिन अचानक से उसके बीच में कुछ न्यूज़ आ जाती है और प्राइस जो है 400 की जगह 300 रुपये आ जाता है और कुछ न्यूज़ आ जाती है बैड न्यूज़। तो हम जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट पे 800 का टारगेट दे रखा था उसने, या जो एनालिस्ट है, किसी रिसर्च एनालिस्ट ने टारगेट देखा तो उसको मान के चल रहे हैं, भले वो लॉस में तो भी नहीं एग्जिट कर रहे हैं। तो न्यूज़ बेसिस प्रोजेक्शन बायस मतलब पहले ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ तो भी। जैसे टेक्निकल चार्ट है, हर बार सेम चीज़ होती तो हम लोग उसको प्रोजेक्शन करके चल रहे हैं कि अभी भी ऊपर जाएगा उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर से, लेकिन कुछ न्यूज़ भी हो सकती है। तो पीपल ऑफ्टन अज्यूम दैट द रिसेंट इवेंट्स विल कंटिन्यू। तो जो पहले रिसेंट हो रखे हैं इवेंट्स वो वापस से कंटिन्यू होगा आगे भी। ओवर लुकिंग लॉन्गर टर्म ट्रेंड, ठीक है, लॉन्गर टर्म के जो ट्रेंड है वो प्रोजेक्शंस करके हम लोग देखते हैं कि भाई हाँ लॉन्ग टर्म में ऊपर जा रहा है तो और ऊपर जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो और ऊपर जाए, उसका मैनेजमेंट खराब हो गया, गिर गया, क्या हो गया। तो ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल वे में हम लोग एक करना चाहिए ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बता रखी हैं। तो आई होप ये बायसेस आपके क्लियर हो गए। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, क्लियर करके जाओ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज मैंने समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब इसके बीच में एक पॉइंट है, इसके बीच में ना कुछ वॉरेन बफेट और उनके कॉट्स हैं, वो आप खुद पढ़ लेना, उसको मैंने हटा दिया है, उसकी कोई ज़रूरत मुझे लगती है, उस पर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं। इनफैक्ट ये जो आखिरी 2 पॉइंट्स है इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई भी नहीं। हाँ, ये आखिरी 2 लाइन्स पे आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो बट समझना ज़रूरी है आपको, और ये सब चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना अभी, ये सब आप ऑलरेडी समझ चुके हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये सब बताया आपको। देखो स्टॉक मार्केट क्या है, सम पर्ल ऑफ विजडम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट गुरुज। ओके, स्टॉक मार्केट गो थ्रू साइकिल्स ऑफ बुल एंड बियर।
बुल साइकिल होती है एक और बियर साइकिल होती है। अभी करंट क्या चल रहा है, बियर साइकिल चल रहा है करंटली अभी इस सिचुएशन में। जब मैं पहले वीडियोस नए नए बना था तब बुल मार्केट चल रहा था, ठीक है। अभी बियर चल रहा है, मार्केट गिर रहा है नीचे, और वो ज्यादा टाइम गिरेगा नहीं, थोड़े टाइम बाद में मार्केट ऊपर चले जाएगा। एक चीज याद रखना, बहुत सारे मैंने जो आपको पिछले चार्ट्स में एनालिसिस करके जो लेवल्स बताए थे, देखिए आप वो सारे हिट हो चुके हैं, वो रीच आउट हुए हैं। जो जो मैंने लेवल्स बोले थे वो सब रीच आउट हुए हैं। A bull market is when the investors are willing to pay more for the stocks. बुल मार्केट क्या होता है, बुल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे लोग जो है स्टॉक्स के लिए ज्यादा पैसा पे करने के लिए रेडी होते हैं। मतलब अगर 500 रुपए का स्टॉक है तो भले ही उसके ऊपर कोई सेलर नहीं है, 500 रुपए के ऊपर कोई सेलर नहीं, 502 पे बैठा है सेलर तो उससे भी खरीद लेंगे, 510 पे बैठे तो उससे भी खरीद लेंगे, क्योंकि वो इतने बुलिश हैं कि वो अग्रेसिव बायर बन चुके हैं। और अग्रेसिव बायर बनने की वजह से जो मार्केट ऑर्डर हैं वो प्लेस हो रहे हैं मार्केट में, और जो लिमिट ऑर्डर्स हैं हायर लेवल्स के वो एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं और मार्केट की प्राइस ऊपर जाते जा रही है। तो बस यहाँ पे वही बताया गया, बुल मार्केट इज व्हेन द इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर द स्टॉक्स। स्टॉक्स की जो एक्चुअल वर्थ है उससे ज्यादा, बिकॉज दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर परफॉर्मेंस। वो ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए। इन दिस टाइम बिजनेस आर ग्रोइंग फास्ट। ऐसे टाइम पे जब बुल फेस चलती है तो वहां पे बिजनेस सारे ग्रो करते हैं फास्ट, फेसिंग हाई डिमांड, उनकी बहुत हाई डिमांड होती है, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे पीछे बुल मार्केट अभी हो गया था, उस टाइम पे देखिए आप कितने सारे बड़े बड़े बिजनेस कितने हाई डिमांड में, कितने स्टॉक ऊपर जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे, कंटिन्यू जाते जा रहे हैं ऊपर, रुक ही नहीं रहे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कोविड के बाद में तो कंटिन्यूसली एक अपट्रेंड था, खाली एक बीच में कुछ आई गेस 4-5 महीने का एक कंसोलिडेट हुआ, लेकिन वो ब्रेकआउट करके फिर से ऊपर चले गया। तो जो कोविड के बाद में एक जो फॉल आया था बड़ा, उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया है। उसके बाद में खाली 4 महीने उसने एक कंसोलिडेट किया, वापस से भी एक हाइट बनाया, अब यहां से गिर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना हाई डिमांड है एंड कैन चार्ज प्रॉफिटेबल प्राइसेस। अगर डिमांड हाई है किसी चीज की तो वो अपने मर्जी से, उसकी प्राइसिंग पावर हाई होती है, मैंने आपको सिखाया था। समटाइम्स इट्स नॉट इवन अबाउट द बिजनेस ग्रोथ, पीपल माइट जस्ट फील पॉजिटिव, क्योंकि वो अच्छा फील पॉजिटिव करे तो वो खरीदने लगते हैं। और देयर माइट बी अ टू मच मनी इन द सिस्टम, बहुत ज्यादा मनी है सिस्टम में तो वो जाते जाएगा। अगर बुलिश मार्केट है, बुल मार्केट, लोगों के पास में पैसा है तो वो डालते जाएंगे पैसा। स्टॉक प्राइस राइज होती है, इन्वेस्टर कैन अर्न स्टॉक अप्रिसिएशन, तो स्टॉक की प्राइस बढ़ने की वजह से एक अच्छा अप्रिसिएट अमाउंट मिलता है। हाउएवर बुल मार्केट कैन गो टू फार। बुल मार्केट का रोक नहीं है, बहुत कंटिन्यू चलता रहता है, चलते ही रहता है, रुकता ही नहीं है। हालांकि बियर मार्केट गिरता है और तुरंत रिकवर होता है, ये चीज है, राइट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको ये तो एक्सपीरियंस होगा, नहीं है तो जब आप मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट हो तो मार्केट का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, और आपको ये तो पता ही होगा पिछले कोविड का फॉल कितना आया था, 3 महीने, दो महीने, 1 महीने का फॉल आया, मार्केट रिकवर हो गया। ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने मार्केट फॉल करता है, बस उसके आगे नहीं करता है फॉल। बट बुल रन जो चालू होता है तो 3-4 साल खत्म नहीं होता है बुल रन, तो वो चीज, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। हाउएवर बुल मार्केट इज कैन गो सो फार पुशिंग प्राइसेस वे अबव व्हाट बिजनेसेस आर वर्थ। कंपनीज में इवन टेक ऑन टू मच डेब्ट, एक्सपांड क्विकली एक्सपेक्टिंग गुड टाइम्स टू लास्ट, ओके। तो डेब्ट भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, रेज भी कर सकते हो आप फंड, ठीक है। लोगों के पास पैसा तो वो भी पैसा देंगे, बैंक्स भी लोन दे देती हैं। बट एज कॉस्ट राइज प्राइजेस गो टू हाई, द मार्केट इवेंचुअली करेक्ट्स इटसेल्फ। जब बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगी तो करेक्शन आता है, ठीक है, बुल मार्केट में भी आता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द बियर मार्केट। अब सब इसका उल्टा होगा, बियर मार्केट स्टार्ट व्हेन द स्टॉक प्राइसेस ड्रॉप डाउन, ठीक है, फ्रॉम द मोर रियलिस्टिक लेवल्स। व्हेन, जब एक नॉर्मल लेवल, जब बुल रन चलता है तो प्राइस ऐसे जाता है ऊपर, पर बियर रन के अंदर क्या होता है, गिर जाने लगता है वो। तो एक नॉर्मल जो रियलिस्टिक जो लेवल्स हैं उनसे गिरने लग जाता है। तो ऐसे टाइम पे एक बुल रन स्टार्ट होता है। ऐसे टाइम पे रेजिंग मनी कैन बी डिफिकल्ट, दिस स्ट्रेस कॉज सम बिजनेस टू स्ट्रगल और इवन फेल। तो ऐसे टाइम पे कुछ बिजनेस फेल हो जाते हैं, कुछ स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। इन बियर मार्केट पीपल लूज कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, सो दे सेल द स्टॉक्स। प्राइस माइट फॉल सो मच दैट दे ड्रॉप बिलो व्हाट द कंपनीज आर ट्रूली वर्थ, ओके। एट दिस पॉइंट सम इन्वेस्टर्स सी दिस लोअर प्राइसेस आर गुड फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते जो लोग मार्केट प्राइस गिरने के बाद में सोचते कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसे मुझे जब मार्केट गिरता है तो ऐसा लगता है कि अभी अच्छी खरीदने की, अभी तक तो नहीं लगा है मार्केट, अभी और गिरेगा शायद मुझे लगता है। बट जब मेरे कुछ टेक्निकल पैटर्न से जो मैं शेयर करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में, वहां पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मालूम जाएगा कहाँ खरीदना है कहाँ नहीं खरीदना है, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स आर ऑफ्टन लोअर से इंटरेस्ट रेट को लो कर देगी ताकि बोरोइंग हो सके,
ठीक है, और ग्रेजुअली स्पेंडिंग मनी स्पेंड होगा, क्योंकि देखो जब बोरोइंग होगा तभी मार्केट में स्पेंड होगा, और तभी मार्केट बियर मार्केट से वापस बुलिश में घुसेगा, तो वो चीज़ है. सो नाउ मेजरिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स की लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी मतलब क्या मालूम है ना, बाय सेल अगर नहीं हो पा रहा है तो लिक्विडिटी क्रंच है, अगर बाय सेल हो पा रहा है तो लिक्विडिटी सही है. सो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी. स्टॉक एक्सचेंज का मेन ऑब्जेक्टिव ही वो है. स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, स्टॉक एक्सचेंज बनाया इसके लिए गया ताकि एक आदमी के हाथ से दूसरे आदमी के हाथ में बिना एक दूसरे को जाने वो लोग एक ही दिन में एक झटके में शेयर्स को सेल कर सके. इसके लिए वो लिक्विडिटी बनाने के लिए तो एक्सचेंज बनाना, एक्सचेंज करने के लिए मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है, एक सेल कर रहा है, एक बाय कर रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, तो एक्सचेंज हो रहा है. इसी के लिए तो एक्सचेंज बनाया गया है, स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए बनाया गया है. सो द एज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, तो बाइंग और सेलिंग के आसानी के लिए ये बनाया गया. हाउएवर नॉट ऑल शेयर्स आर लिक्विड, कुछ शेयर्स जो है लिक्विड नहीं होते हैं. लिक्विडिटी कैन बी अचीव्ड व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स रहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. तो जब बहुत सारे बायर्स और सेलर्स रहेंगे तो एक लिक्विडिटी अचीव करना आसान हो जाता है. यहाँ पे लिखा मैंने बताया, ये सब चीजें ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको. लिक्विडिटी ऑफ स्टॉक कैन बी मेजर्ड यूजिंग द फॉलोइंग मैट्रिसेस. तो फॉलोइंग मैट्रिसेस को यूज करके जो है लिक्विडिटी के जाते हैं. एक तो स्टॉक टर्नओवर रेशो है और दूसरा ट्रेडेड टर्नओवर रेशो है. तो इस रेशो में क्या होता है, दिस रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, शेयर्स ट्रेडेड, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स traded during the given period of the period by number of outstanding shares, free float. Okay, number of outstanding free float shares, number of outstanding free float share. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, या कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो इसको. और ट्रेडेड वैल्यू टर्नओवर क्या है, इसमें क्या होता है, खाली इसमें द रेशो इज सिमिलर टू द स्टॉक टर्नओवर रेशो ओनली. ये सेम, ये दोनों रेशो सेम ही है, खाली इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग बाय द ट्रेडेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो जो ट्रेडेड वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन से, खत्म. बस ये फॉर्मूला है. दो फॉर्मूला लगे तो लिख लो, बट मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर कुछ आएगा, तो जस्ट इग्नोर इट. एंड आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है, सब चीज़ों को अच्छे से आप समझ पाए हैं चीज़ों को. एंड चैप्टर नंबर 11 मैंने अच्छे से ख़त्म किया है, ऐसा मुझे लगता है. कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट. ओके, इसके अलावा ट्विटर पे मुझे याद से ज्वाइन करो. अगर आपकी एग्जाम निकलती है ना, प्लीज़ ट्विटर पे ट्वीट करो, मैं रीट्वीट करूँगा. मेरे 80,000 फॉलोअर में रीट्वीट करूँगा कि आपकी एग्ज़ाम निकली है. जस्ट डू इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम. अभी हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 12, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो तो तुरंत आ जाएगा कल परसों में, बट आगे 13 का थोड़ा पार्ट बाकी है, वो रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा. और उसके बाद में फिर 14 चैप्टर जिसमें एमसीक्यूज कवर होंगे सारे, न्यूमेरिकल्स कवर होंगे सारे. और 15 अगर देखते हैं कुछ, अगर मैं अपडेट कर पाया तो क्या करियर वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ जॉब मिलेगा सर, कैसे ढूंढें, तो वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा उसके अंदर. एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.